रात के अंधेरे में उस अनजान शहर की सड़क पर मैं अकेला हदा था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई पुरानी याद, कोई अधूरी कहानी मेरे सीने में धीरे धीरे सांसें ले रही हो। हवा में हल्की नमी थी और दूर कहीं से आती हुई एक मीठी परिचित सी खुशबू ने मेरे होश उड़ा दी। मैंने आंखें बंद की और सोचा, क्या ये सिर्फ थकान है या किस्मत मुझे किसी पुरानी आग के पास ले जा रही है। मैं इस शहर में नया था। रांची की चकाचौंधेरी रोशनियों के बीच किराए का मकान ढूंढते ढूंढते मैं थक चुका था। हर जगह हाथ पैर मारकर हार गया, कोई कमरा नहीं मिल रहा था। आखिरकार मेरे पुराने दोस्त ने एक जगह का पता दिया, एक विधवा महिला का घर, जहां अकेली रहती थी। लोग उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ाते थे। कुछ कहते वह रहस्यमयी है, कुछ कहते उनके पास कोई अंधेरा राज है। इसीलिए कोई भी किराएदार उनके घर की तरफ नहीं जाता था। लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने फैसला हुई और चारा नहीं था, कर लिया वही जाऊंगा। उस वक्त मैं फैक्ट्री के गेट के पास फुटपाथ पर बैठा था। नई नौकरी लगी थी, वेतन दिखता था, लेकिन रहने की जगह का सवाल मेरे सिर पर सवार था। परिवार वाराणसी में था। अकेला युवक होने की वजह से कोई मकान मालिक मुझे किराए पर देने को तैयार नहीं था। शहर मुझे सूना और बेरहम लग रहा था। भूख ने मुझे एक ढाबे की तरफ खींच लिया। वहां बैठकर खाना ऑर्डर किया ही था कि अचानक मुझे लगा कोई मुझे गौर से देख रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो दिल की धड़कन रुक गई। वहां बैठकर केस पर नई माने बेके गौर तो घर पर नई गोएकर विक्रम बाही थे, मेरे सबसे करीबी दोस्त थे। लेकिन वह तो वाराणसी में थे, रांची में कैसे? मैं तो रंतु था। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनकी उंगलियों की गर्माहट कपड़ों के ऊपर से भी महसूस हो रही थी। आर्यन, तू यहाँ? सब दिख तो है? उनकी आवाज में पुरानी दोस्ती की गर्माजोशी थी। हम तो अंबिया पर नई दोस्ती की गर्माजोशी थी। दोनों बातें गई। बातें शुरू हुई। विक्रम बाहे ने बताया कि उनका पुराना बिजनेस बंद हो गया, इसीलिए नई शुरुआत के लिए रांची आ गए हैं। अब परिवार को बुलाने की पूरी तैयारी में है। मैंने भी अपनी परेशानी बताई। नौकरी तो लग गई, लेकिन छत नहीं मिल रही। फुटपाथ पर रात काटनी पड़ रही है। विक्रम बाई कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, मैं तेरे लिए कुछ इंतजाम कर दूंगा। मेरी जान पहचान वाले लोग हैं। भोजन के दौरान उनकी नजरें कभी कभी मेरी तरफ रुक जाती, जैसे कोई पुरानी यादें ताजा हो रही हो। हमने नंबर एक्सचेंज किए। विदा होते वक्त उन्होंने मेरा हाथ थामा। स्पर्श में एक अजीब सा सुख था, जैसे कोई पुराना रिश्ता फिर से जाग रहा हो। जल्दी संपर्क करूंगा, उन्होंने कहा। उस रात फिर फुटपाथ पर ही सोना पड़ा। ठंडी हवा, मचकर गाड़ियों की आवाज, सब कुछ था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। सुबह उठकर मैंने सोचा, आज कुछ होना चाहिए। काम पर पहुंचा तो ठेकेदार रामूबाई ने मुझे मशीन ऑपरेटर बना दिया। दिन भर काम में लगा रहा, लेकिन मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, रहने की जगह कब मिलेगी। शाम को विक्रम भाई का फोन आया, एक जगह मिली है, लेकिन सुन पर एक विधवा महिला का घर है। लोग उनके बारे में अच्छी बातें नहीं करते। फिर भी तू फैसला कर। मैंने तुरंत हाँ कर दी। सड़क पर सोने से बेहतर कोई भी छत। अगले दिन दोपहर में मेज पर रखने को मैं उनके बताए पते पर पहुंचा। दिल में डर और उम्मीद दोनों थे। दरवाजा हथाया। अंदर से नरम लेकिन थोड़ी कांपती हुई आवाज आई, आ रही हूँ। दरवाजा हुला और मेरी सांस सटक गई। सामने हुदी महिला को देखकर मैं स्तब्ध रह गया। सिर पर हल्का सा पल्लू, सादी लेकिन आकर्षक सादी, गोरी चमकती त्वचा और आंखों में एक गहरा दर्द छिपा हुआ था। उनकी आंखें मेरी आंखों से टकराई और एक पल के लिए समय रुक गया। उनकी आंखें नजर में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे कोई पुरानी आग फिर से ददक उठती हो। हवा में उनकी खुशबू फैली, हल्की मीठी और दिल को छू लेने वाली। मैं वहीं हदा रह गया। मुंह से अनायास निकला, और मैं अपने पति आजकल कॉलेज में पढ़ाई का मतलब आप जिंदा हैं, वही हक्की बक्की रह गया। उनका चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे। उन्होंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैं अंदर घुस गया और धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। स्पर्श में एक बिजली सी दौड़ गई, नरम गर्म और अनजाने में ही दिल की धड़कन तेज हो गई। सावित्री बुआ, आप? वाह, सब क्या था? अंतिम संस्कार, खबरें, सब हुत्ता गालों पर गिर रहे थे। मैंने उन्हें अंदर ले जाकर बैठाया। कमरे में हल्की रोशनी थी। उनकी सादी का पल्लू थोड़ा सरक गया, जिससे से उनकी गोरी गर्दन और कंधे की नरम रेखाएं दिखाई दी।
मैंने नजरें फेर ली, लेकिन दिल में एक अनोखा एहसास जाग उठा। आकर्षण, करुणा और पुरानी यादों का मिला जुला तोहफा। धीरे धीरे उन्होंने सब बताया। उनकी आवाज पर दर्द था, लेकिन एक अजीब सी कोमलता भी। मैंने खुद को बचाने के लिए, वह ने खुद को बचाने के लिए दरिंदा था। बचाव में जो हुआ वह हुआ। फिर डर के मारे मैं तुम्हारे घर आई। तुम्हारी माँ ने मुझे निकाल दिया। बाद में एक और औरत की लाश को मेरी बताकर सब बंद कर दिया गया। मुझे वाराणसी भेज दिया गया। मैंने उन्हें गले लगा लिया। उनके शरीर की गर्माहट, हल्की सांसें और रोते हुए कांपते कंधे, सब कुछ मुझे अंदर तक छू गया। वही मेरे सीने से लगकर फुदफुद कर रोई। उस पल में कोई शब्द नहीं था, सिर्फ स्पर्श की भाषा थी। एक लंबा, गहरा आलिंगन, जिसमें सालों की दूरी, दर्द और अनकही भावनाएं घुल गई। उनकी शादी की सिल्की जुबान, उनके बालों की खुशबू और दिल की धड़कनों का मिलना, सब कुछ सेंसुअल लेकिन पवित्र लगा। उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को समझा। मैंने कहा, मैं यहाँ किराएदार की तरह रहूंगा। आपकी इज्जत और सम्मान मेरे लिए सबसे ऊपर है। उन्होंने हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया। उनकी मुस्कान में एक नई चमक थी, जैसे लंबे अंधेरे के बाद कोई किरण आई हो। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मैं फैक्ट्री में काम करता, शाम को घर लौटता था। सावित्री बुआ चुपचाप मेरे लिए खाना रखती। कभी कभी उनकी नजरें मेरी तरफ रुक जाती, लंबी गहरी, जिसमें एक अनकहा आकर्षण छिपा होता। मैं भी उनकी तरफ देखते वक्त महसूस करता। उनकी चाल में नरम लय, शादी की सरसराहट और कभी कभी हाथ लगते वक्त होने वाली हल्की सी कंपकंपी। हम बातें करते, पुरानी यादें साझा करते और धीरे धीरे एक गहरा, संवेदनशील रिश्ता बनने लगा, जिसमें इज्जत, देखभाल और दिल की नजदीकी थी। लेकिन कोई गलत कदम नहीं। रातें अब पहले जैसी अकेली नहीं रही। कभी कभी हम छत पर बातें कर चाय पीते, हवा में उनकी खुशबू मिल जाती और दिल में एक मीठी बेचैनी जाग उठती थी। मैं जानता था यह आकर्षण सच्चा है, लेकिन इसे सम्मान की सीमा में रखना है। उन्होंने भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, अपनी कहानी से बाहर आने लगी। किस्मत ने मुझे उस घर में नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी में ले आया था, जहां दर्द के साथ साथ एक नरम, सेसौल और भावुक जुदाव भी था। रिश्ते कभी कभी खून से नहीं, बल्कि दिल की उन अनकही धड़कनों से बनते हैं, जो स्पर्श में, नजर में और सांसों में महसूस होती है।